दोस्तों एलिजाबेथन एज के बाद में जेकोबियन एज की स्टार्टिंग होती है। और दोस्तों जेकोबियन एज की स्टार्टिंग के साथ ही साथ में इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में किसी भी और चीज़ की ग्रोथमेंट से ज़्यादा मेटाफिजिकल पोइट्री की ज़्यादा ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल पोइट्री, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे पोइट्री के बारे में कि पोइट्री क्या होती है, लेकिन ये जो मेटाफिजिकल वर्ड है ये दोस्तों आप लोगों के लिए नया है और इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। और इससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप MCQs के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है तो सब पूरे क्वेश्चंस को करेंगे, कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना अच्छे तरीके से इस वीडियो को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग MCQs को तो डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही साथ में इसकी जो डीप नॉलेज होती है वो थोड़ा सा इसको देखेंगे जा करके। तो यहाँ पर जो टर्म है दोस्तों मेटाफिजिकल का दोस्तों जो टर्म है वो दोस्तों है कि मेटाफिजिकल जो भी वर्ड है दोस्तों, जो टर्म है ये लैटिन वर्ड मेटाफिजिका से मिलकर के बना हुआ है। मेटाफिजिका, ठीक है, मेटा का मतलब दोस्तों होता है बियॉन्ड और फिजिका का मतलब होता है PHYSICA। ठीक है, फिजिका का दोस्तों मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिका का मतलब दोस्तों होता है वर्ड, यानी कि बियॉन्ड द वर्ड, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है इससे बियॉन्ड, इससे परे जो भी बातें बोली जाती थी वही दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्रीज़ के अंतर्गत मेटाफिजिकल पोइट्री उनको बोला जाता था। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और डीप तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर इनके कुछ एक जो भी यहाँ पर के इनके कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के जो भी राइटर्स हैं, जैसे सम मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वो ये है कि सबसे पहले नंबर पे तो जॉन डन आते हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के दोस्तों एक तरीके से बोले तो कि ये पूरा एक तरीके से बेस थे। इनके बिना, जॉन डन के बिना मेटाफिजिकल पोइट्री का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो जॉन डन का तो नाम आपको याद रखना है, मेटाफिजिकल पोइट्री की बात हो और जॉन डन का नाम ना आए तो ये तो एक मतलब कुछ बोलने वाली बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जॉन डन के बाद में जो सेकंड हमारा नाम आता है वो है दोस्तों जॉर्ज हर्बर्ट का। इनको दोस्तों रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट कौन है तो आपको यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट को बताना है। ठीक है, उसके बाद में एंड्रयू मार्वेल और अब्राहम काउले और एडवर्ड बेनलोफ्स। ठीक है, इन सभी लोगों का आपको नाम ध्यान में रखना है। वैसे तो बहुत सारे मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्तों मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही पोइट्स के नाम लिए हुए हैं, रखे हुए हैं। बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे अपनी बुक्स में, अपने जो भी इंटरनेट्स वगैरह होते हैं सब जगह आपको काफ़ी सारे नाम मिलेंगे, लेकिन आपको इन सभी नामों को में से जो जॉन डन है इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब्राहम काउले का भी आपको नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो दोनों नाम हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि बार बार ये नाम आपके सामने रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है दोस्तों मेटाफिजिकल के बारे में हम बात करें तो मेटाफिजिकल जो टर्म है दोस्तों ये कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो 18th सेंचुरी में दोस्तों एक इंग्लिश राइटर आए थे जिनका नाम था दोस्तों सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनको हम लोग पूरी तरीके से बोल सकते हैं। तो 18th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर थे ये, और इन्होंने अपनी एक वर्क इन्होंने एक अपने बुक के अंदर जो कि जिसका नाम है, बुक का नाम है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनिएंट इंग्लिश पोइट्स। इस बुक के अंदर दोस्तों इन्होंने 52 पोइट्स की बायोग्राफीज़ के बारे में डिस्कस किया है। और डिस्कस करते करते जब बात आती है अब्राहम काउले की, तब दोस्तों इन्होंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड की दोस्तों टर्म को यूज़ किया था। अब्राहम काउले, वाइल टॉकिंग अबाउट अब्राहम काउले के बारे में बात बताते समय उस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले टर्म मेटाफिजिकल को वर्ड को रखा था। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी है जो कि जानने वाली है, वो ये है कि जो मेटाफिजिकल वर्ड है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी इसके पोइट्स होते थे वो ऐसा दिखाते थे कि हमसे ज़्यादा और हमसे बड़ा कोई भी इंटेलिजेंट है ही नहीं, ऐसा कुछ दिखाते थे। और ये तरह तरह से एक मतलब
अलग से एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। इसकी जो थीम होती थी वो दोस्तों होती थी लव से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, धर्म और प्यार और गॉड से रिलेटेड, इस तरीके से होती थी। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, जो इसके पोइट्स थे वो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करते थे, अपने खुद से ही क्वेश्चन करते थे, और ऐसा लगता था कि वो उसका आंसर जानना भी नहीं चाहते। ऐसे क्वेश्चंस करते थे जिसका जवाब साइंस के पास भी ना हो, जैसे कि क्या भगवान है, इस तरीके से क्वेश्चन, भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि जो भी हम काम करते हैं वो क्या पहले से ही निर्धारित है, और अगर निर्धारित है तो फिर हम उस काम को करते ही क्यों हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तरह तरह से दोस्तों जो जॉन डन है वो अपने अलग अलग वर्क्स में इस तरीके की बातें बताया करते थे, वो बोला करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमको इस तरीके से ऐसा पता चलता था कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटेलेक्चुअल, इनकी जो भी पोइट्रीज दोस्तों होती थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती थी। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि समझने से परे होती थी। जब हमको इस चैप्टर को समझाने में थोड़ा सा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है समझाने में, बताने में, तो सोचिए कि इनकी जो भी पोइट्रीज पढ़ता होगा तो वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती होंगी। जैसे कि ये ऐसी भी बातों को लिखते थे जैसे कि जिनका कंपैरिजन, मतलब कि ये हमेशा कंसीड्स के बारे में बात करते थे। कंसीड्स, मेटाफिजिकल जो भी पोइट्री होती थी दोस्तों, ये दोस्तों है ना कंसीड्स पे डिपेंड होती थी। कंसीड्स का मतलब आप समझते हैं ना, कंसीड्स का मतलब दोस्तों होता है कंपैरिजन करना, दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करना जिसका किसी से कहीं पर कोई भी लिंक ही ना हो। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों का आप जैसे लिंक सुनेंगे तो आपके मन में, दिमाग में एकदम जैसे आपका सॉक्ड रह जाएंगे। जैसे कि एक जॉन डन की एक पोयम है दोस्तों, उस पोयम के अंतर्गत इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है कंपास वाला, कि जो कंपास होता है, जो प्रकाल होता है, वो दोस्तों उसका एक दो साइड होते हैं, जिसमें जॉन डन बताते हैं कि एक पैर का हिस्सा जो है वो मैं हूँ, और जो दूसरा पैर का हिस्सा है कंपास का वो मेरा लवर है, और हम दोनों की सोल जो है वो उस पॉइंट पे जाकर के, उस पीक पे जाकर के मिलेगी जहाँ पर उसका वो जहाँ पर वो टच करता है, यहाँ पर जिस तरीके से इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना मतलब इंटेलेक्चुअल इनकी पोइट्रीज होती थी, आप समझ सकते होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ये तो था एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। अभी चलते हैं हम लोग और भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर और भी इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर के जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, उनके बारे में आपको जानना है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे दोस्तों बात आती है वो है मेटाफिजिकल जो टर्म है उसको किसने सबसे पहले यूज़ किया था। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही बताना है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से भी पहले जॉन ड्रैडन ने अपनी एक बुक डिस्कोर्स ऑफ सटायर में भी मेटाफिजिकल का वर्ड का यूज़ किया था वाइल टॉकिंग अबाउट जॉन डन के बारे में, जब ये बात कर रहे थे। तो जॉन ड्रैडन जो थे दोस्तों, वो जब जॉन डन के बारे में अपनी बुक के अंदर डिस्कोर्स ऑफ सटायर के अंदर जब वो बात बता रहे थे, तब उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किया था। उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस वर्ड को सबसे पहले उनसे बोरो किया। ठीक है, और सबसे पहले इस मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब पोइट के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया था। तो यहाँ पर जब भी बात आए कि टर्म मेटाफिजिकल को सबसे पहले फर्स्ट किसने यूज़ किया, तो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बताना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर बताना है। अब देखिए दोस्तों, जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि Who said done affects the metaphysics। अब ये जो जॉन ड्रैडन है दोस्तों, इन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्स ऑफ सटायर के अंदर जॉन डन के बारे में बात बताई थी, और जॉन डन के बारे में इन्होंने एक लाइन बोली थी, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। और इसी लाइन को देखते हुए सबसे पहले इन्होंने जॉन ड्रैडन ने फिजिक्स की इस तरीके से इस वर्ड को बोला था, और वहीं से दोस्तों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको सबसे पहले बोरो किया था। तो ये किसने बोला था, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, जॉन ड्रैडन। इसने इस वर्ड को बोला था, इस पूरे सेंटेंस को किसने बोला था, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, तो जॉन ड्रैडन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है यूज़ ऑफ कंसीड्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कंसीड्स का मतलब क्या होता है, कंसीड्स का मतलब मैंने बताया ना कि कंपैरिजन करना,
किस चीज़ का कंपैरिजन, दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन जिसका कोई कहीं से लिंक ही ना हो, कनेक्ट ही ना हो, ठीक है, तो उस चीज़ का कंपैरिजन करना। तो यूज़ ऑफ कंसीट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। कंसीट्स जब भी वर्ड आएगा तो ये कहाँ का इंपॉर्टेंट और कहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, ये है मेटाफिजिकल पोइट्री का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कंसीट्स का मतलब मैंने आपको बताया कंपैरिजन, और दो एक ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन जिसका कोई कहीं से इंटरकनेक्टेड ना हो, जिस कंपैरिजन को सुनकर के हम शॉक्ड हो जाएं, ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन को कंसीट्स बोलते हैं, और जो कि कंसीट्स जो भी है वो मेटाफिजिकल पोइट्री के अंतर्गत ही रखा जाता है, बताया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मेटाफिजिकल पोइट्री की जो थीम होती थी वो क्या होती थी। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसकी थीम होती थी वो होती थी लव, लस्ट, रिलीजन, गॉड और स्पिरिचुअलिटी। इसकी थीम क्या होती थी, लव, लस्ट, रिलीजन, गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जैसा मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि कुछ एक पोइट्स के नाम बताया था, और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको जॉन डन का नाम याद रखना ही है। मेटाफिजिकल पोइट्री की अगर बात होती है और जॉन डन का नाम नहीं आता है तो फिर मेटाफिजिकल पोइट्री का कोई बोले तो अस्तित्व ही नहीं बनता। तो वहाँ पर लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री को कौन है दोस्तों, तो जॉन डन ही इसके करेक्ट आंसर होगा। तो लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कौन होगा दोस्तों, जॉन डन। उसके बाद में 7th नंबर क्वेश्चन में क्या आता है दोस्तों, मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल। जैसा कि मैंने बताया मेटाफिजिकल जो भी वर्ड है वो लैटिन वर्ड मेटाफिजिका से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड, मतलब बियॉन्ड द वर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है वो है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रोट द मेटाफिजिकल पोएम द फ्ली, ठीक है, हु रोट द मेटाफिजिकल पोएम द फ्ली। द फ्ली को किसने लिखा था, कौन सी पोएम थी जिसको द फ्ली किसने लिखा था, द फ्ली पोएम को किसने लिखा था। और द फ्ली पोएम के अंतर्गत दोस्तों एक ऐसी लाइन आती है जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि इसके द फ्ली पोएम के अंतर्गत एक ऐसी लाइन, ये वाली लाइन आती है कि इट सग मी फर्स्ट एंड नाउ थी एंड इन दिस फ्ली अवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। तो ये लाइन आती है, और दोस्तों आप सभी जानते हैं फ्ली का मतलब क्या दोस्तों होता है। फ्ली का मतलब दोस्तों होता है जो मधुमक्खी होती है, इस तरीके से जो भी बरैया या फिर आप जो भी एक कीड़ा प्रकार का होता है, तो उसी को दोस्तों फ्ली बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पोयम थी ये थी दोस्तों जॉन डन की पोयम थी, और इस पोयम में दोस्तों इन्होंने ये बताया था कि जो कीड़ा होता है ये अगर मेरा भी खून चूसता है और तुम्हारा भी खून चूसता है, तो हम लोगों ने एक तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं और आपस में सेक्स कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड बात बताई थी और इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बताया था, ऐसी चीज़ों को बोला था जिसका कहीं से कोई भी लिंक ना हो। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी कंसीट का यूज़ किया कि क्या से मतलब क्या, कोई भी सुन करके एक अजीब सी बात है, एक कुछ सुन करके एकदम कोई भी शॉक्ड रह जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक इस कीड़े ने मेरा भी खून चूसा और तुम्हारा भी खून चूसा, तो हम लोगों ने आपस में सेक्स कर लिया, इसका क्या मतलब बना, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी इस पोयम के अंतर्गत बात बोली थी। और दोस्तों ये जो कहाँ पर बात बोली थी, इस पोयम में यही एक ऐसा पैराग्राफ है या फिर बोले तो कि सेंटेंस है जिसमें ये बात बोली गई है। तो द फ्ली पोयम किसके द्वारा लिखी गई है, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोयम द फ्ली, और इसमें ही दोस्तों इन्होंने ये ऐसी बात को बोला है। अब यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन दोस्तों आता है, वो है द स्टाइल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्रीज। मेटाफिजिकल पोइट्री की दोस्तों स्टाइल क्या है, स्टाइल के बारे में बात करें तो वो अनकन्वेंशनल है। जैसा कि हमको पता है कि इससे पहले एलिजाबेथन एज चल रही थी, और एलिजाबेथन एज में दोस्तों क्या हो रहा था कि लोग जो भी पहले की चीज़ें एक दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे थे, जैसे कि किसी भी चीज़ को एडमंड स्पेंसर को फॉलो कर रहे थे, उनकी पोइट्रीज़ को फॉलो किया जा रहा था, उनके स्टाइल को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी दोस्तों वो किसी को भी नहीं फॉलो कर रहे थे ऐसे लोग। ये लोग अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से, अपने इंटेलिजेंट पावर का यूज़ करके, जो भी इनके दिमाग में होता था उस चीज़ का पावर का यूज़ करके ये लोग अपनी पोइट्री को लिखते थे। तो यहाँ पर अनकन्वेंशनल का मतलब दोस्तों क्या होगा कि जो गैर पारंपरिक हो, मतलब कि जो भी परंपरा से दूर हट करके हो, उसको हम लोग अनकन्वेंशनल का मतलब कि पहले की जो भी चीज़ें हैं उनको किसी की नकल नहीं करी गई थी, ठीक है। सो ये है। इसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि द मेटाफिजिकल स्टाइल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द, जो मेटाफिजिकल स्टाइल है वो कहाँ पर और कब इस्टेब्लिश करी गई थी, तो अर्ली द 17th सेंचुरी में
मेटाफिजिकल स्टाइल जो भी थी, मेटाफिजिकल पोइट्री की स्टाइल जो थी वो आई थी। और यहाँ पर दोस्तों फिर 11th नंबर क्वेश्चन में क्या आता है कि विच ग्रेट क्रिटिक एंड राइटर ऑफ 1920s। अब दोस्तों 1920s का मतलब क्या होता है, 20th सेंचुरी। 1920 का मतलब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में दोस्तों एक राइटर आए थे जिनका नाम था टी.एस. इलियट। जो टी.एस. इलियट थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में दोस्तों, उनकी राइटिंग्स के बारे में उसको लिखा था, अप्लाइड किया था, अपनी जो भी उनके बारे में भी लिखा था, और उनको उनके स्टाइल को भी फॉलो करने की कोशिश करी थी। किसने? टी.एस. इलियट ने, जो कि 20th सेंचुरी के राइटर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच वर्क जॉन डन रोट आफ्टर हिज डेथ, वाइफ की डेथ के बाद में जॉन डन ने कौन सा वर्क लिखा था, तो आई एम टू गॉड द फादर। इस पोएम को शायद हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, तो देखेंगे चैनल पे, लिंक अगर मिलेगा तो उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या है कि हु रोट द पोएम हॉली सॉनेट्स। हॉली सॉनेट्स को भी किसने लिखा है दोस्तों? जॉन डन ने ही लिखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉन डन कितने ज़्यादा फेमस हैं और इनका नाम बार बार आ रहा है, तो जॉन डन को तो आप मेटाफिजिकल पोइट्री में आपको नाम इनका ध्यान रखना ही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ द फेमस पोएम किसके ने लिखा है, तो ये भी दोस्तों पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। अब दैट बी नॉट प्राउड, अब यहाँ पर ये जो दोस्तों ये जो पोएम है दैट बी नॉट प्राउड, ये भी किसने लिखी है? जॉन डन ने ही लिखी है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि मेटाफिजिकल पोइट्स के अंतर्गत किस तरीके का ये लोग इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करते थे। दैट बी नॉट प्राउड का क्या मतलब होता है कि मृत्यु तुम गर्व मत करो, घमंड ना करो। तो जो मृत्यु है वो कोई एक इंसान तो है नहीं, तो किस तरीके से ऐसी बात बोल दी इन्होंने जो कि कंफ्यूजिंग है कि मृत्यु क्या घमंड करेगी। तो इसको सोच के समझने में ही बड़ा कठिनाई लग रही है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि मृत्यु क्या घमंड करेगी, मृत्यु घमंड मत करो, मृत्यु गर्व मत करो। तो ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये तो बात तभी पता चलेगी जब हम इसको उसकी पूरी पोएम को पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। अब समझिए जब पोएम का टाइटल ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब पोएम पूरी पढ़ेंगे तब हमको कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर दोस्तों लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं। और इसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन विच सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री कम इनटू द एग्जिस्टेंस। कौन सी सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट्री एग्जिस्टेंस में आई थी? तो ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, 17th सेंचुरी में आई थी। और यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आफ्टर डन्स, मतलब कि जॉन डन जो थे, आफ्टर जॉन डन हु इज़ रिगार्डेड एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे ना क्या होता है, तो ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मैंने आप लोगों को दो नाम बताए थे, एक तो जॉन डन का नाम बताया था, दूसरा क्या बताया था? अब्राहम काउले का। तो यहाँ पर चीफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है जॉन डन का? तो अब्राहम काउले इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि हु कॉल्ड जॉन डन द मोनार्क ऑफ विट। दोस्तों जो विट का मतलब दोस्तों होता है बुद्धिमानी, चतुराई, चालाकी, इस तरीके की इस वर्ड का हिंदी मतलब होता है। और मोनार्क का मतलब दोस्तों होता है सम्राट। ठीक है, तो बुद्धिमानी और चतुराई का सम्राट किसको बोला गया है? तो जॉन डन को किसने बोला था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है J.B. लिशमैन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो जॉन डन को दोस्तों मोनार्क ऑफ विट भी बोलते हैं, यानी कि बुद्धिमानी, चालाकी, चतुराई का सम्राट बोलते हैं। और किसने बोला था सबसे पहले? तो J.B. लिशमैन इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट द एसे द मेटाफिजिकल पोइट्स। इस एसे को किसने लिखा था? मेटाफिजिकल पोइट्स को किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है टी.एस. इलियट, जो कि 20th सेंचुरी के दोस्तों राइटर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में उनकी स्टाइल को भी अपनाने की कोशिश करी थी, और उनके बाद में एज वेल एज उनके बारे में भी इन्होंने एक एसे लिखा था जिसका नाम ही था द मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देखिए दोस्तों क्या आता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स आर ऑल्सो नोन एज, जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनको और कौन से नामों से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों बारोक। यहाँ पर बरोक, इस तरीके से उसको हम लोग ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। ठीक है, बरोक पोइट्स। बरोक का मतलब दोस्तों क्या मतलब होता है? इरेगुलरली शेप्ड। मतलब बरोक का मतलब क्या हो दोस्तों होता है कि ऐसा शेप जिसकी आकृति क्या हो, विचित्र हो या फिर अजीब हो,
विचित्र का मतलब अजीब भी बोल सकते हैं। तो मेटाफिजिकल का ही मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि ऐसी अजीब बातों को बोलने वाला, उनको हम लोग बरोक बोलेंगे। और बरोक का मतलब दोस्तों इरेगुलरली, मतलब कि ऐसा शेप जो कि जिसकी आकृति आकार क्या हो, सब विचित्र हो, अलग सा अजीब सा हो, ठीक है। सो ये है। उसके बाद में 21 नंबर देखिए, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हु इज़ कॉल्ड द सेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। जो काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन और कई बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हु इज़ कॉल्ड द सेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स स्कूल, सॉरी, हु इज़ कॉल्ड द सेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज हर्बर्ट, जिसका नाम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो वो है कि विच मेटाफिजिकल पोइट कंपेयर्ड टू लवर्स विद अ कंपास इन वन ऑफ हिज पोएम। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि जो कंपास होता है वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। तो वो दोस्तों जॉन डन की पोएम थी अ वैलिडिक्शन फॉर बीडिंग मॉर्निंग। तो यहाँ पर इनकी जॉन डन की ये एक फेमस पोएम है, और इस फेमस पोएम के अंदर इसी पोएम के दोस्तों अंदर ये एक लाइन आती है, इफ़ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपास एंड टू। तो इसके अंदर ही दोस्तों कंपास वाला, ये जो कंपास वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया वो दिया गया है। और फिर यहाँ पर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 23rd शायद छूट गया। तो ओड ऑफ विट को किसने लिखा है, ये अब्राहम काउले इसका करेक्ट आंसर होगा। ओड ऑफ विट एक दोस्तों पोयम है और इसको अब्राहम काउले ने लिखा है। उसके बाद में 25 नंबर दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सन राइजेस को किसने लिखा है, ये भी जॉन डन ने, इसका फेमस कलेक्शन मतलब इनकी फेमस पोयम है द सन राइजिंग। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें होंगी समझ में आ गई होंगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आपके किसी भी काइंड ऑफ एग्ज़ाम के लिए। सो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी। So meet you very soon in another session. So till then, thank you. Bye bye. Thank you once again.